2.0 पर मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो वर्तमान में भारत के अंदर चर्चा का विषय बन गया है। चर्चा का विषय क्यों बना है साहब? क्योंकि हाल ही के अंदर भारत का एक समाचार पत्र एनडीटीवी समाचार चैनल, चर्चा में आपने काफी ज्यादा सुना है उन्हें, एनडीटीवी वही जिस पर रवीश कुमार जी हुआ करते थे, उस एनडीटीवी के ऊपर एक इंटरव्यू प्रसारित हुआ और उस इंटरव्यू में इंटरव्यू देने वाले व्यक्ति थे कुलेबा। ये कुलेबा कौन है? ये है यूक्रेन के विदेश मंत्री। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने अपने बयान देते समय कहा, क्या कहा कि साहब इंडिया रूस से तेल खरीद कर जो काम कर रहा है असल में ये हमारी खून की कीमत पर कर रहा है। भाई साहब इमोशनली झकझोरने का प्रयास किया उसने हमें। अगर कोई इसका इंटरव्यू सुन ले तो एक बार के लिए तो अपना मन फेर दे कि यार ये तो वाकई में बात तो तुम सही बोल रहे हो कि ये सब ऐसा हुआ। तो आज ना हम इसका पूरा पोस्ट एनालिसिस करने वाले हैं, आपके सामने खोलकर इसकी सारी बातों को रखने वाले हैं कि इन्होंने बयान में क्या कहा और इस बयान के मायने क्या हैं, ये हमसे चाहते क्या हैं और आजकल भारतीयों की जो बातें हैं ना वो कितना मैटर करती हैं सभी के लिए, वो आपके सामने रखेंगे, ठीक है। और भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि आप लोग इस तरह की काम करते रहेंगे तो इससे तो ये सवाल ही उठेगा कि वो करता है तो मैं भी करूंगा। काफी सारी बातें हैं, काफी सारे सवाल हैं, काफी सारे सवालों के जवाब है और हम सबका आपके सामने एनालिसिस लेके आए हैं आपको बताने के लिए, क्योंकि इसका प्रयास आपके मन में उनके लिए पीड़ा पैदा करना था, उनके लिए यह पक्ष पैदा करना था कि भारत खुद भूखा मर ले लेकिन उन्हें ना मरने दे। ये सारी बातें आपके सामने आएंगी एक एक करके। फिलहाल जिस न्यूज को हम रेफरेंस बना रहे हैं वो है द हिंदू। द हिंदू ने कल इसको खबर को कवर करते हुए लिखा कि यूक्रेन क्रिटिसाइजेस इंडियाज फॉर बाइंग रशियन ऑयल। हमने भी लिखा है रूस से तेल खरीदने पर यूक्रेन ने भारत की आलोचना और इसी को आधार बनाकर हम कर रहे हैं। दोनों ने ही जिसे आधार बनाया वो है एनडीटीवी। एनडीटीवी के अंदर इफ यू इंडिया यानी कि इंडिया के लिए बेनिफिट फ्रॉम आवर सफरिंग, ऐसा इन्होंने कहा। एनडीटीवी के इंटरव्यू के अंदर पूरी तरह से इसके बारे में चर्चा है। तो यदि आप इनका इंटरव्यू लाइव सुनना चाहते हैं तो एनडीटीवी पर ये इंटरव्यू प्रसारित हो रखा है, आप वहां जाकर सुन के आ सकते हैं। हमारे पूरे कंटेंट के पीछे एनडीटीवी का जो भी एक्सक्लूसिव है उसको हम पहले क्रेडिट शेयर कर रहे हैं कि भैया आपका ही काम है, हम तो केवल अपनी राय रख रहे हैं इस पे। चलिए राय रखते हैं साहब। तो वर्तमान में दो विदेश मंत्रियों की चर्चा है, एक तो अपने वाले हैं ही जेम्स बॉन्ड साहब, अपने जयशंकर साहब, और दूसरी तरफ जो चर्चा चल रही है वो है कुलेबा की। अब ये जो कुलेबा और इनकी जो चर्चा है ना ये क्यों मायने रखती है ये हम बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि असल में जयशंकर साहब की चर्चा बहुत हुई है मार्केट में। कैसे? कि भाई इंडिया तेल क्यों परचेज करता है, इंडिया क्यों परचेज करता है, तो हमने कारण दे रखा है कि भाई यूरोपियन यूनियन भी तो करता है, हम कौन सा गुनाह कर रहे हैं, हम क्या, हमारे अपने तर्क हैं। उन्हीं तर्कों को ध्यान में रखते हुए कुलेबा जो कि यूक्रेन के विदेश मंत्री हैं, इनसे सवाल पूछे गए कि साहब आप बताइए आपका क्या आंसर है, क्योंकि इंडिया का आंसर सबको पता है, आपका क्या आंसर है वो दुनिया को पता चल जाए, आप बताइए। तो चलिए मैं आपको इंटरव्यू साझा करता हूं, ठीक है। तो इन्होंने इंटरव्यू साझा करते समय क्या कहा तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। इनसे सवाल पूछा गया, सवाल क्या था कि मिस्टर कुलेबा आप बताइए कि इंडिया कहता है, अभी रिसेंटली आपको याद होगा मैंने एक सेशन किया था, ध्यान हो, अगर नहीं भी ध्यान हो तो देख लेना, कल ही किया था मैंने एक सेशन जिसमें मैंने आपसे ये जिक्र किया था कि विदेश मंत्री जर्मनी की आई हुई थी इंडिया, याद है, जिसके अंदर भारत के जयशंकर साहब और ये जो विदेश मंत्री है इनकी बेबॉक करके जिनका नाम है, ये दोनों एक मंच पर बैठे हुए थे। तो वहां पर भारत ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यूरोपियन यूनियन खुद उतना तेल परचेज करता है जितना उसके आगे के 10 देश मिलकर नहीं करते। ये इन्होंने जयशंकर साहब ने बयान दिया था। हमने इसकी कटिंग भी आपके सामने साझा की। जयशंकर कॉल आउट ईयू ऑन रशियन ऑयल इंपोर्ट से फरवरी टू नवंबर ऑयल इंपोर्ट इन यूरोपियन यूनियन 6 times दैट ऑफ इंडिया। ये हेडिंग भी बनी और हमने कल ही इसके बारे में चर्चा की। इनसे इसी चर्चा के बारे में सवाल पूछा गया, तो आप देखिए जरा ध्यान से पढ़िए। मिस्टर कुलेबा वॉज रेस्पॉन्डिंग टू इंडियन फॉरेन मिनिस्टर्स एस जयशंकर स्टेटमेंट ऑन मंडे that between the month of February to November this year, European Union has imported more fossil fuel from Russia than next countries 10 combined. जितना अगले 10 देश मिलकर करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कहां लिखा हुआ है, ये रहा। आपको अगर इस पर हमारा वो जानना है, एनालिसिस जानना है, तो कल वाले सेशन को देख लीजिएगा। टेक्निकल टीम जगी होगी तो आपको सजेशन में डाल भी देगी, ठीक है। तो साहब ये वाली जो पॉइंट आपने यहां देखी, इसको आधार मानकर ये पॉइंट आया। तो अब कुलेबा इस बात के ऊपर क्या बोला, आज का सेशन वो है।
तो कुलेबा बोला इंडियाज डिसीजन टू इंपोर्ट चीप रशियन ऑयल नीड टू बी सीन थ्रू द प्रिज्म ऑफ ह्यूमन सफरिंग इन यूक्रेन। यानी इंडिया जो तेल खरीद रहा है, इस खरीद को यूक्रेन की जनता के सफरिंग से, यानी उनकी पीड़ा से, उनकी प्रताड़ना से जोड़कर देखा जाना चाहिए। क्या तर्क है साहब आपकी पीड़ा का, प्रताड़ना का? देखो इसका तर्क मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं ताकि इसकी अंग्रेजी फिर हम आपको बाद में समझाते रहें। ये कहना क्या चाहता है पहले उस पर चर्चा करते हैं। और आप जब आधी चर्चा सुनेंगे, कहते हैं ना अगर किसी की आपको आर्ग्यूमेंट करने हैं और आर्ग्यूमेंट में किसी एक का पक्ष सुन लो तो संभव है कि आप उसकी तरफ हो जाएं जब तक आप काउंटर आर्ग्यूमेंट ना सुने। इसीलिए कोर्ट रूम के अंदर जनरली जब भी जज साहब कभी पक्ष सुनते हैं तो उसका क्रॉस आर्ग्यूमेंट भी जरूर सुनते हैं और तभी जाकर वो निर्णय लेते हैं। और आज के जमाने में जज जनता हो रखी है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मुद्दे हो या राष्ट्रीय मुद्दे हो, जनता खुद से सही और गलत डिसाइड करना चाहती है, दोनों पक्ष जान करके। तो मैं आपके सामने दोनों पक्ष रखूंगा, पहले इसका पक्ष सुन लो आप। पहला पक्ष यह है जनाब, कुलेबा के अनुसार भारत को सस्ता तेल क्यों मिला? तो आंसर है इसका, बोले आज से पहले रूस ने भारत को सस्ता तेल क्यों नहीं दिया, पहले यह बताओ। आंसर है कि साहब सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया रशिया से तेल तभी ले पाया जब रशिया पर सैंक्शंस लगे। सैंक्शन लगे तो उसे सस्ता तेल बेचने की जगह मिल गई। ओके, इंडिया को सस्ता तेल रशिया से क्यों मिला? क्योंकि रशिया पर सैंक्शन लगे। सैंक्शन क्यों लगे? क्योंकि उसने यूक्रेन के साथ लड़ाई लड़ी। यूक्रेन से लड़ाई लड़ी तो ऐसी स्थिति में यूक्रेन की जनता मर रही है, दुनिया रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगा रही है और उस प्रतिबंध के कारण इंडिया को सस्ता तेल मिल रहा है। तो इनडायरेक्टली इंडिया सस्ता तेल तभी पा रहा है जब यूक्रेन की जनता मर रही है। इसने यह नोशन सेट करने का प्रयास किया, यानी अपने बयान में ये जो बातें कर रहा है वो यही है कि साहब आप लोगों को सस्ता तेल इसलिए नहीं मिल रहा है कि रशिया आपका मित्र है, आपको रशिया तेल इसलिए मिल रहा है क्योंकि दुनिया उस पर सैंक्शन खेलना चाहती है। ठीक है, हम अभी आपके सामने कुलेबा के पॉइंट रख रहे हैं। नंबर एक बात। दूसरी बात, कुलेबा का दूसरा जो बड़ा पॉइंट है जो कि भारत के ऊपर आरोप है कि आप रूस के कारण तेल खरीद रहे हैं, तो आप आंसर दे देते हैं कि हम तो इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो कि तुम्हारे साथ है उसने खरीदना कौन सा बंद कर दिया। तो बोले साहब एक बात बताइए कि यह कौन सा आंसर हुआ कि जब आपसे सवाल पूछा जाए, आपके आपकी जो ह्यूमैनिटी है, आपकी मानवीयता है, उसके कारण आपसे सवाल पूछा जाए कि बताइए आपके लोगों को क्या इस चीज का दर्द नहीं होता क्या? किस बात का? कि उन लोगों की मौत के कारण तुम्हें सस्ता तेल मिल रहा है। आप जवाब में आंसर देते हो, जवाब देते हो कि हम तो इसलिए खरीदते हैं क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी खरीदता है। बोले ये तो आपकी अंतरात्मा होनी चाहिए जो ये डिसाइड करे। आपको दूसरा पॉइंट समझ में आना चाहिए, यानी कि इस व्यक्ति ने एनडीटीवी पर दिए इंटरव्यू के माध्यम से भारतीय जनता को इमोशनल करने का प्रयास किया। इमोशनल से अर्थ समझ रहे हैं आप? ताकि आपको भी दर्द का एहसास हो कि यार हम सस्ता तेल ले तो रहे हैं लेकिन पता नहीं हमारे कितने देश के ऐसे लोग हैं, जैसे यूक्रेन के लोग हैं जो कि सर्दी में ठिठुर रहे हैं, लाइट के बिना रह रहे हैं, मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, उनकी कीमत पर हम तेल पा रहे हैं। आपको भाई साहब झकझोर दिया। बाद में भाई साहब एक लाइन और बोलते हैं, माना कि इंडिया को सस्ता तेल मिलना अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए अच्छी बात है, लेकिन क्या इतने लोगों की मौत के ऊपर वो सही है? भाई साहब सामने वाला सोच में पड़ जाए, यार बात तो इसने ऐसी करी है, एकदम हिला ही दिया। फिर एक पॉइंट और बात बोली साहब इसने, बहुत इमोशनल डायलॉग्स दिए हैं। अब इमोशनल डायलॉग्स में ऐसा लग जाएगा एक बार के लिए तो आपको, जैसे एक बार मोदी जी की बात से प्रभावित होकर के आपने कहा था ना हम तो सब्सिडी छोड़ देंगे सिलेंडरों पर। वो जो सिलेंडरों पर सब्सिडी छोड़ने वाले लोग थे वो बाद में तरीके पूछते रहे कि भाई वो सब्सिडी वापस कैसे मिलेगी, क्योंकि मोदी जी ने एक बार आह्वान कर दिया था ना कि देश में इतना सब कुछ है, आप सब लोग सब्सिडी क्यों नहीं छोड़ देते। और लीजिए भाई साहब, लोगों ने पहल स्कीम में पार्टिसिपेट कर दिया, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के अंदर। लीजिए साहब, हम उठाकर अपने सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ते हैं और अब हम सस्ता नहीं महंगा सिलेंडर खरीदेंगे। और उसके बाद सिलेंडर जो है उसने गैस रॉकेट हो गई, बहुत महंगा हो गया साहब। खैर जोक्स अपार्ट, लेकिन मुद्दा क्या है?
भाई साहब अब ये आपके सामने इस तरह का इमोशनल माहौल बना दिया है, कहीं आप ऐसा ना कह दें कि गुरुजी हम तो महंगा तेल खरीद लेंगे, हे सरकार हमें महंगा तेल दो, हम सस्ता तेल नहीं रहना चाहते क्योंकि यूक्रेन में पीड़ा है। भाई साहब पीड़ा का मजाक नहीं बना रहे हैं हम, लेकिन आपके कर्मों का पूरा एनालिसिस करेंगे हम। एंड तक इंतजार करना कुलेबा, आज का सेशन तुमको समर्पित है, चलेगा सेशन पूरा, तुम बस इंतजार करना। अभी हम तुम्हारी बातें जनता को बता दे रहे हैं ताकि लोगों को यह ना लगे कि हमने तुम्हारा पक्ष नहीं रखा। पक्ष नंबर 2 सुन लो भाई साहब। ये भाई साहब दूसरा पॉइंट बोलते हैं कि आप लोग अक्सर, अब जैसे हमने भी शुरुआत अभियाल क्या बोला, यूक्रेन युद्ध बोला, हमने अभियाल आपसे क्या बोला, यूक्रेन पर मिलिट्री ऑपरेशन बोला, शब्दों को ध्यान दीजिए आप। वहीं पर यह कहता है कि आप लोग गलत को गलत या सही को सही क्यों नहीं कहते। बोले कैसे, आप इसको ये क्यों नहीं कहते कि ये रशियन एग्रेशन है, यानी रूस का आक्रमण है, ये आप इसको रूसी आक्रमण कहिए ना। आपके न्यूज मीडिया के अंदर ये रशियन एग्रेशन क्यों नहीं कहलाता, रूस का आक्रमण क्यों नहीं कहलाता। युद्ध तो उन्होंने शुरू किया है, हमने शुरू थोड़ी किया है। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में आप स्पेड को स्पेड क्यों नहीं कह देते, एज इट इज क्यों नहीं कह देते। आप ये क्यों कहते हो यूक्रेन युद्ध, यूक्रेन युद्ध, यूक्रेन वॉर थोड़ी है ये, यूक्रेन युद्ध थोड़ी उतरा है। हम तो रेस्पोंडेंट हैं, इन्होंने तर्क दिया, हम एक एक तर्क का जवाब देंगे साहब। हम तो केवल इनका पक्ष रख दे रहे हैं आपके सामने ताकि आपको ये ना लगे कि साहब ऐसी स्थिति में इनका पक्ष नहीं रखा गया था। हम सारी बातें रखेंगे आपके सामने। हम इंडिया के स्पोक पर्सन नहीं है, लेकिन अपने हितों की तो रखवाली करना चाहते हैं ना। हम ऐसा थोड़ी है कि आपको ये कह दें कि कल को आप सब ट्विटर पर ट्रेंड करा दो कि मोदी जी महंगा तेल दो, हैं कल को पता चले देश में आपके कारण तेल महंगा हो गया। भाई साहब हम तो रोकना चाहेंगे। दूसरी चीज, जब ये बात बोलता है कि स्पेड को स्पेड कहो, ठीक है, ये कहना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा देश होगा जो खुद के ऊपर मिसाइलें चलवा लेगा, है ना। यदि यूक्रेन यदि युद्ध में है तो वो अपने ऊपर मिसाइलें थोड़ी चलवाएगा। हम आपकी बात से संतुष्ट हैं साहब। अब बारी है आपको जवाब देने की। जवाब देंगे, लेकिन एक बार आपकी बातों को हम पढ़ा के भी सुना देते हैं। देख लीजिए, ये सारे सवाल कुछ इस प्रकार से पूछे गए थे। प्राइम मिनिस्टर के कारण से इनसे सवाल पूछा गया। सारे सवाल में अब एक बार दिखा देता हूं। मैंने अपना वर्जन बता दिया हिंदी वाला, क्योंकि ये अंग्रेजी में जवाब दिए हैं, तो ऐसी स्थिति में मैंने हिंदी ट्रांसलेशन आपको बता दिया है। अब आप इनके सवाल जवाब खुद भी देख लीजिए, फिर हम विस्तार से प्रतिक्रिया भी दे लेंगे। डू यू think Prime Minister of India can play more direct role in reaching the Russian leadership to try and end the conflict? क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कर सकते हैं? इन्होंने कहा क्यों नहीं लगता साहब। We are waiting at the moment when India foreign policy will call spade a spade। जो को जौ का त्यों कहना शुरू करेगा। जब रशियन एग्रेशन को वो रशियन एग्रेशन कहेगा, वो यूक्रेन युद्ध नहीं कहेगा। हम इसका इंतजार करेंगे और हम प्रधानमंत्री मोदी का, डेफिनेटली इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर टू द ग्लोबल एरिना एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड विद हिज वॉइस कैन मेक ए चेंज। अगर वो चाहे तो परिवर्तन आ सकता है। इनसे पूछा कि साहब परिवर्तन कैसे आ सकता है, तो इसने एक बहुत ही तार्किक पॉइंट दिया। अच्छा, वो तार्किक पॉइंट भी आपको सुनना जरूर चाहिए, जिसके लिए कई बार हमने यूक्रेन की तारीफ भी की है। वो तार्किक पॉइंट क्या है वो सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि जब युद्ध शुरू हुआ था, यानी कि जब रशिया का एग्रेशन शुरू हुआ था, तब लोगों को लगा था कि यह युद्ध कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन आज पूरे 9 महीने से ऊपर हो चुका है, 10वां महीना शुरू हो चुका है। आज मैं विदेश मंत्री के रूप में आपसे डायरेक्ट बातें कर रहा हूं। यदि हमने कोशिश ही ना की होती तो शायद आज हम आपसे बात भी ना कर रहे होते, क्योंकि हम मिट चुके होते। लेकिन हमने लड़ने का संकल्प लिया और हम लड़ते हुए आज रशिया के सामने खड़े हैं और दुनिया के विभिन्न मंचों पर अपनी बात उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने जेलेंस्की का भी हवाला दिया। इन्होंने कहा, जेलेंस्की ने, पहले इनका ही पक्ष अच्छे से जान लेते हैं, हम तो अपना विश्लेषण एंड में दे देंगे। इन्होंने कहा कि जेलेंस्की ने G20 के अंदर 10 पॉइंट सॉल्यूशन सुझाए थे कि युद्ध को कैसे खत्म किया जा सकता है। वो ये 10 पॉइंट्स हैं। जेलेंस्की ने G20 की बैठक में कहा था और कहा कि इंडिया चूंकि अब G20 की हेडिंग कर रहा है, तो संभव है कि ऐसी स्थिति के अंदर इंडिया इस काम को आगे बढ़ाए। क्या कि रेडिएशन और न्यूक्लियर सेफ्टी पर बात की जाए, फूड सिक्योरिटी पर, एनर्जी सिक्योरिटी पर, प्रिजनर्स की छोड़ने के ऊपर, इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूएन चार्टर के ऊपर, रशियन ट्रूप्स को हटाने के ऊपर, न्याय दिलवाने के ऊपर और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के ऊपर, प्रिवेंशन ऑफ एस्केलेशन के ऊपर, और फिर फाइनली एक पीस डील साइन करा दी जाए। इतनी सारी डिमांड इन्होंने रख दी। वो जो डिमांड्स इन्होंने रखी हैं, उन डिमांड्स में कौन सी पूरी होंगी नहीं पता। जेलेंस्की G20 की बैठक में जो बाली में हुई थी, वहां इन डिमांड्स को उठाए थे और कुलेबा ने कहा कि हम तो पीस अकॉर्ड करना चाहते हैं, लेकिन इन पॉइंट्स को मान जाओ। मुरादें काफी लंबी चौड़ी इन्होंने बताई।
10 वेरी सिंपल स्टेप इनके अनुसार थे। अब उन सिंपल स्टेप्स को ये कहते हैं कि हम क्यों पसंद करेंगे अपने आप को ऐसी स्थिति में जब हमारे देश के लोग -6 डिग्री सेंटीग्रेड पर जीवन बिता रहे हो, बिना तेल, बिना कोयले और बिना बिजली के हमारे देश की जनता सरवाइव कर रही हो। ऐसी स्थिति में जब रशिया के द्वारा हमारे शहर के पावर स्टेशंस के ऊपर हमले किए जा रहे हो ताकि बिजली की सप्लाई भी बाधित हो सके, तो ऐसी स्थिति में यह समझ में तो आता है कि रूस हमारे ऊपर क्या हरकतें कर रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं ब्लैकआउट, लगभग 10 मिलियन लोग यूक्रेन के जो हैं वो रशिया के कारण परेशान हैं। यह 18 नवंबर की खबर है। इस समय यूक्रेन के अंदर माइनस में टेंपरेचर चल रहा है, जिसकी वजह से लगभग 1162 कस्बे और गांव रशिया की स्ट्राइक के कारण अभी सर्दी से जूझ रहे हैं। यह बात इन्होंने अपने द्वारा रखी। इन्होंने कहा कि भाई G20 के फोरम के अंदर, कीव के अंदर हमने बात करनी चाहिए। इंडिया इस युद्ध को खत्म करने के लिए काम कर सकता है, लेकिन रशिया को अपनी फोर्सेस हटानी होंगी। ये सारी बातें ये करते चले गए। फिर इन्होंने कहा कि भाई रशिया जो है ना, प्रधानमंत्री मोदी कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि जब इंडिया ने केवल ये लाइन बोली थी ना कि दिस इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर, हमको उस दिन उम्मीद जग गई थी कि निश्चित ही इंडिया अब कुछ ऐसा जरूर करेगा जिसकी वजह से युद्ध रुक जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम अभी तक इंतजार ही कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसके बाद में इन्होंने, यूक्रेन ने क्रिटिसाइज किया इंडिया को तेल खरीदने के ऊपर और कहा कि दे आर बाइंग यूक्रेनियन ब्लड बाय परचेजिंग रशियन क्रूड ऑयल, यानी कि ये यूक्रेनियन जनता का खून खरीद रहे हैं बाकी रशिया के माध्यम से तेल खरीदकर। आप इसका बयान सुन लीजिए, मैं आपको पूरी तरह से सुना देता हूं। Is buying Russian oil in large quantities because the money made on this trade are used by Russia to finance the war and the killing of Ukrainians. We recently welcomed the introduction of the price cap scheme for Russian oil. The threshold, the price cap itself, is far too high, as we believe, but in principle, it's a right step it's a step in the right direction. The opportunity for India to buy Russian oil at cheap price comes from the fact that Ukrainians are suffering from the Russian aggression and die every day, and they live in houses without heating, without hot water, without electricity. And this fact, we hope, should be appreciated by those who make decisions on purchasing Russian oil. तो आपको इनके द्वारा दिया गया बयान भी मैंने सुना दिया, जिसमें ये बात स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यूक्रेनियंस को, मतलब कि यूक्रेनियंस की खून की कीमत पर इंडियंस अपना तेल खरीद रहे हैं। वो लोग ठंड में मर रहे हैं, वो बिजली का संकट बिता रहे हैं, वो जिस तरह की परेशानियां झेल रहे हैं, उसकी वजह से इंडियंस को सस्ता तेल मिल रहा है। अब आप देख लीजिए, कहीं आप पिघल ना जाए, क्योंकि बातें इन्होंने बहुत सारी कर दी हैं। आप देख लीजिए, मच ऑफ यूक्रेन स्टिल विड्रॉ पावर, हीट एंड वाटर आफ्टर मिसाइल अटैक, ये हो गया। अब आपका मन वाकई में थोड़ा सा तो पिघलना शुरू हो गया होगा, मुझे लगता है। आपको लगता है कि हाँ यार देखो, बात तो इसने इमोशनल कर दी सर। अब इमोशनल कर दी, हमारा मन सस्ता तेल लेने का भी है, महंगाई से लड़ने का भी है, सरकार महंगाई से ना निपटे तो विरोध भी करना है, लेकिन अब ये आकर के भावभीनी अपील कर जा रहा है। ये कहीं सरकार का ही तो कोई एजेंडा नहीं है कि तेल महंगा करवाना चाहती है सरकार। पॉइंट है, आप सब तरह से सोचने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन फिलहाल के लिए तो ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि ये भारत की आलोचना कर रहा है। ये कह रहा है कि आप हमको ठंड में मारकर खुद सस्ता तेल ले रहे हैं, और समझाने के लिए पॉइंट इसके पास वैलिड है। इसका वैलिड पॉइंट यही है कि साहब आप लोग सस्ता तेल इसलिए पा रहे हैं क्योंकि सैंक्शन रशिया पर हैं, दुनिया के देश उससे खरीदना नहीं चाहते और आप हमसे उससे खरीद रहे हैं, ठीक है। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने प्राइस कैप लगाए हैं, वो प्राइस कैप भी कुछ खास हो नहीं पाए। चलिए मान लेते हैं आपकी बात। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने जब हम पर लगाया, तो आरोप लगाया, तो फिर साहब अपनी बारी आती है कि साहब ये जितनी भी बातें इसने कही, इस पर हम क्या कहना चाहते हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, हाल ही में G7 और यूरोपियन यूनियन ने इसके ऊपर प्राइस कैप लगाया है। ये प्राइस कैप वही है जिसकी ये चर्चा कर रहा है, जिसके बारे में ये कह रहा है कि इंडिया ने सस्ता तेल खरीदा, लेकिन यूरोपियन यूनियन भी इसके ऊपर प्राइस कैप लगाने में कामयाब नहीं हो पाई। कोई नहीं जी साहब, अब आती है हमारी बारी। हम क्योंकि इसके ऊपर काफी व्याख्या कर चुके हैं, इतनी देर में पता चले आप पिघल ही जाएं, इसलिए अब मैं आपको मूल मुद्दे पर ले ही चलता हूं। होने को तो बहुत सारे क्वेश्चनियर हैं, लेकिन फिर भी हम आपको यहां पर ले चलते हैं। सबसे पहला सवाल यह आता है कि साहब आप जब हमसे यह कहते हो, और यह बहुत बड़ा पॉइंट है, आपको यह पॉइंट इसलिए समझना चाहिए क्योंकि असल में
जिस तरह की चीजें हमें दिखाई और सुनाई जाती हैं, कई बार हम उसके आधार पर मत बना लेते हैं। एक अच्छा मत तभी संभव है जब वो दोनों विचारों को अपने साथ रखे, पक्ष भी रखे और विपक्ष भी रखे। अब मैं आपको दूसरा तर्क देता हूं, इंडिया क्या सोचता है। क्या हम वाकई में इतने गंदे हो गए कि हम दूसरे का तेल खरीद रहे हैं किसी और की मरने की कीमत पर? विचार करते हैं। पॉइंट नंबर 1, इस युद्ध के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? अगर मैं एक लाइन में पूछूं तो पूरी क्लास आंसर दे सकती है। सर, यूक्रेन का नाटो के प्रति समर्पण। यूक्रेन नाटो में जाना चाहता था, इसलिए अगर ऐसा नहीं होता तो 1991 से पहले तो यूक्रेन और रशिया एक ही थे, यूएसएसआर का ही तो हिस्सा थे। लेकिन इनके एक क्षेत्र विशेष को लगा कि हम थोड़े ज्यादा यूरोपियन हैं, ऐसी स्थिति में हमें यूरोप के साथ रहना चाहिए, हमें नाटो बन जाना चाहिए। जबकि यूएसएसआर यानी सोवियत रूस नाटो का सख्त विरोधी था, पैदाइशी, यानी कि जब से सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ है तब से लेकर जब से गुटबाजी शीत युद्ध की होने लगी, उस दौरान यूएसएसआर अपनी आइडियोलॉजी फॉलो करता था, जिसको कि अपनी तरफ से WTO वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाना था, वही नाटो अमेरिका फॉलो करता था। और सोच के देखो, आज अगर यूएसएसआर, मान लीजिए पूरा भारत यूएसएसआर हो और हमारा कोई एक राज्य ऐसा हो जो ये चाहता हो कि मैं पाकिस्तान से मिलना चाहता हूं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके मन के अंदर स्वाभाविक सी बात आएगी कि यार हमारे ही राज्य को ऐसी क्यों इच्छा हो रही है भाई। यानी कि आप चिर प्रतिद्वंदी तो पहले से ही थे। 1991 के बाद आप आजाद होते हैं, सोवियत रूस से अलग होते हैं, उसके बाद इच्छा व्यक्त करते हैं कि नाटो में अब मिल ही जाना चाहिए। यार पहले तुमको स्वतंत्र कर दिया, सोवियत रूस से अलग निकाल दिया, अब तुम्हारी इच्छा है कि नाटो के साथ गठबंधन बना लेते हैं। चलिए आपकी ये बात भी समझ लेते हैं। लेकिन जिनके साथ तुम जाना चाह रहे हो, हालांकि मना किया गया सोवियत रूस के द्वारा वर्तमान में मना किया गया कि देखो नाटो में मत मिलना, तुम नहीं मान रहे, ठीक है बात। लेकिन जिनके पीछे तुम युद्ध लड़ने जा रहे हो वो लोग कौन हैं? अमेरिका और यूरोपियन यूनियन। टेक्निकली वो तुम्हारे साथ आने चाहिए। अरे अगर तुम्हें लगता है कि रशिया का सस्ता तेल हम खरीद रहे हैं, भाई उसको मजबूर कर दो ना सस्ता तेल बेचना। क्या वो तेल ही नहीं बेच पाए? बोले वो कैसे संभव है? अरे तुम्हारे मसीहा के हाथ में सब है, जिससे मिलने तुम जा रहे थे उसके हाथ में सब है। बोले कैसे? उसको कहो कि ईरान के ऊपर से तेल का प्रतिबंध हटा दे, उससे कहो कि वेनेजुएला के ऊपर से तेल का प्रतिबंध हटा दे। ये दुनिया के 2 देश पूरी दुनिया की भूख और प्यास मिटाने के लिए पर्याप्त हैं यदि ये तेल सप्लाई करने लग जाएं, और यदि तुम्हारे लिए अमेरिका और अंकल सैम जो अपना गुट बना के बैठे हैं उनके प्रतिबंधों से इन्हें आजादी मिल जाए। जिनके पीछे तुम लड़ाई करने उतर गए, गलती तुम्हारी है, तुम युद्ध में चले गए। हमारे यहां कहावत है इस बात को कि कुल्हाड़ी से कपड़े धोए और फिर कहो कि राम करे सो होए। होया वही जो राम रची राखा। अजी ऐसा नहीं है, कुल्हाड़ी से कपड़े आप धो रहे थे। आपने जिसका साथ लिया वही कंट्री वेनेजुएला को पैन करके बैठा हुआ है। वेनेजुएला का तेल अगर निकलता, अपनी आइडियोलॉजी पर इतना क्या अकड़ कर गया अमेरिका, अगर वो आइडियोलॉजी पर इतना ही गर्व करता तो रशिया को धूल चटाने के लिए वो वेनेजुएला को पूरी तरह से तेल उत्पादन के लिए थोड़े दिन आइडियोलॉजी से पीछे हट जाता। उसको तुमसे मतलब नहीं था। तुमको हम भी बहुत दिनों से यही समझा रहे हैं, तुम गलत धारा में चले गए और गलत धारा में चले गए और उस कारण से तुम निमट गए। बात दूसरी सुन लो भैया, तुम ईरान की बात सुन लो। ईरान के ऊपर काट सा लगा के बैठे हो। इंडिया ईरान से बहुत बड़ी मात्रा में तेल परचेज करता था, टॉप 3 टॉप 4 में ईरान रहता था। तुम्हारे ही अमेरिका ने इंडिया पर प्रतिबंध लगाया। अगर तुम्हें इंडिया से इतनी ही आपत्ति है, थोड़ा प्रेशर बनाओ अमेरिका पर, कह दे कि ईरान से तेल खरीद लेगा इंडिया। तुमने हम पर क्या एलिगेशन लगाया कि हम जो सस्ता तेल खरीदते हैं उससे हम जो डॉलर भेजते हैं रशिया को, वो उन डॉलरों के कारण ही यूक्रेन पर हमले करता है। वाह बरखुद्दार, आप आरोप तो बहुत बढ़िया लगा दिए, लेकिन जरा इनके बारे में भी विचार कर लीजिए। आप अपने अंकल को जाके बोल दीजिए ना कि थोड़े दिन के लिए सैंक्शन से आजाद कर दो। तुम केवल एक पपेट हो, पहले ये बात समझो। मामला यहां रशिया और अमेरिका का चल रहा है, तुमको सबसे पहले यही समझाया गया था, पर तुम माने नहीं, तुम बह गए। और ये बात हम नहीं बोल रहे साहब, ये बात खुद हमारे विदेश मंत्री ने बोली है। विदेश मंत्री ने बोली है कि अगर इतनी ही दिक्कत है ना तो करिए, वेनेजुएला का तेल दिक्कत निकलवा दीजिए। तो यहां पर आप देखिएगा, इनका एक स्टेटमेंट है जिसमें इन्होंने साफ साफ कहा है, यूएस कंसर्न व्हाई डोंट दे अलाउ ईरानियन ऑयल टू कम एंड मार्केट, व्हाई डोंट दे अलाउ वेनेजुएलन ऑयल टू कम टू मार्केट। हमारे विदेश मंत्री ने साफ साफ ये बयान बहुत पहले दे दिया। तुम जो ज्ञान हमको आज देने आ रहे हो ना बेटा, उसके बारे में हमने तुम्हें दिशा बहुत पहले दे दी थी कि ये दिन तो आएंगे
जून 3 को हम बोल दिए थे कि अगर तुम्हें वाकई में चाहिए ना तो जाकर वेनेजुएला और ईरान से कहलवा दो, तेल दिलवा दो, और तुम उसके लिए अमेरिका से कह दो, हो जाएगा बात। बातें बनाने आ गए। मतलब सीधा सा है कि तुमको लगता है रशिया को हम डॉलर दे रहे हैं तो तुम अपनी पहले नीति के बारे में विचार करो। और बेटा तुम्हारा भी तो पूरा पोस्ट एनालिसिस चलेगा, आगे सुनो। अब साहब ये हमारे बारे में जो भी डायलॉग बाजी की है हम सब उसके बारे में नहीं बताएंगे, अब आगे चलते हैं साहब। इनका कहना है हमारे बारे में कि हमने जयशंकर साहब से मुलाकात की थी। ये सवाल जवाब हैं, हम लिखित में दे देंगे, बाकी एनडीटीवी से सुन लेना आप। इनका फिर बयान था, हम हिंदी में सारा ट्रांसलेशन सुना दिए आपको ऑलमोस्ट। इनसे पूछा गया कि क्या आपकी भारत के विदेश मंत्री से बातचीत नहीं होती? बिल्कुल हुई है, बोले उनसे हमारी बातचीत चल रही है। हम लोग हाल ही में मिले थे, आसियान समिट के अंदर मिले थे, रीजनल मुद्दों पर चर्चा भी हुई थी। अब ऐसी स्थिति में भविष्य क्या होगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है साहब, होती रही सारी बातें। इस बीच में ये सारी बातें बोलते हैं कि साहब हम चूंकि सोवियत रूस के समय एक हुआ करते थे, सोवियत रूस के नाम पर रूस के पास इस समय सारी हमारी इलेक्ट्रिकल ग्रिड के नक्शे रखे हुए हैं, इस कारण हमारे नक्शों को देख देखकर हमारा वो इलेक्ट्रिक सर्किट तोड़ दे रहा है और हमें सर्दी में मार दे रहा है। चलिए ये बात भी आपकी मान लेते हैं। ये सारी बातें इन्होंने अपनी तरफ से बोल दी। ठीक है साहब, ऐसी स्थिति में इन्होंने एक बात और बोली। इनसे पूछा गया क्या लगता है आपको कि आपके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब चल सकता है क्या? इनने कहा देखिए युद्ध में जब उतरते हैं तो सब तरह की सोच करके उतरते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम तो ये मानते हैं जब से चाइना पीछे हटा है तब से शायद न्यूक्लियर बॉम्ब ना चले। हाँ बेटा हम समझ रहे हैं, सारी बातें तुम्हारी समझ रहे हैं। अब तुमको थोड़ा सा भारत का पक्ष दिखाते हैं और तुमको तुम्हारा चेहरा दिखाते हैं। देखो बेटा बात ऐसी है, तुम्हारे इस युद्ध में फिर भी हमने तुम्हारा साथ दिया। कैसे? तुमको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजा, तुम्हारे सामने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की कटिंग है, हमने अपनी मानवीय सहायता भेजी। नंबर एक बात। और नंबर दूसरी बात यह है बॉस कि तुम ना दूध के धुले नहीं हो। तुम हमको कह के जा रहे हो, हमारे इंडियंस से कहकर जा रहे हो कि युद्ध जब खत्म हो जाए तो आ जाना, हम साथ में दिवाली मनाएंगे। वाह, बहुत इमोशनल डायलॉग मारा तुमने। ये कहते हैं कि पहले हमारी जीत की कामना करें और जब हम जीत जाएं उस समय आइए और हमारे साथ दिवाली मनाइए। बिल्कुल मनाएंगे साहब, दिवाली मनाएंगे आपके साथ, लेकिन आपका भी एक बार उजाला कर दें आपके ऊपर भी। आप वही है ना जो कि पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ जुड़कर काम करते हैं। कैसे? ये कौन सा आरोप आ गया? अजी जो T-80 टैंक यूज करता है ना पाकिस्तान, वो आप ही ने उसको दिए हैं। 400 से ज्यादा टैंक आप ही के दिए हुए हैं। अच्छा, आपको पता है आपने जिस तरह से अभी हमारे बारे में पॉइंट डाले कि इंडिया तेल खरीदता है, तो तेल खरीदना हमारा शौक नहीं है, हमारी जरूरत है। और जब हमारी जरूरत है और उसके लिए हम अपने लोगों को आर्थिक मंदी से बचाना चाहते हैं, महंगाई से बचाना चाहते हैं, तो ये हमारी नीति है। लेकिन तुम्हारा क्या है भाई? तुमको लगता है कि इंडियंस जो हैं वो खून के ऊपर सारे काम कर रहे हैं, तुम्हारे खून से खेल रहे हैं। और तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे साथ ना बेटा जो पाकिस्तान टैंक का जो गर्व करता है वो सारे यूक्रेन के ही टैंक हैं। तुम ही ने बनाकर उसको अपना हथियार ना दिया था। मतलब वो अगर इंडियंस का खून करे तो जय सही है। हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी, यानी अपने हिसाब से तुम सोच लो तो समझ में आ जाए, बाकी हम जो सोचे वो गलत। और दूसरा, इस युद्ध के अंदर तुम लोगों ने यूक्रेन के पास में जो गोले मिले तुमने पाकिस्तान से लिए। भाई साहब हमारे बारे में तो पर्चे छप रहे हैं कि इंडिया और रशिया का इतना ज्यादा ट्रेड है, हमारी जरूरत है भाई, हमारा तेल की जरूरत है। और तुम लोग क्या कर रहे हो? इस दौरान भी हथियार खेल रहे हो। 1.6 बिलियन का तुम दोनों का ट्रेड है। किन किन का? यूक्रेन और पाकिस्तान का। तुम्हारा पिछला चिट्ठा खोलें, पाकिस्तान की आर्म जो है सप्लाई यूक्रेन को हुई है, और अगर ऐसा हुआ है तो तुमको धमकाया भी गया था। तुम्हारा चिट्ठा अगर खोलने लगे बेटा तो बात यह है कि तुम इनको 2017 से टैंक दे रहे हो और अब तक 400 से ज्यादा टैंक तुम इनको दे चुके हो। और एक बात बता दें तुम्हें बेटा, तुम्हारे बारे में ना हमको यह भी पता है कि जब हमने परमाणु बम का परीक्षण किया था तब तुम ही उन 25 देशों में सबसे आगे खड़े थे जो भारत के परमाणु विस्फोट के खिलाफ थे। तुमने न्यूक्लियर टेस्ट के नाम पर, यानी तुम्हें लगता है कि अगर हमारे ऊपर पाकिस्तान जैसे मंदबुद्धि और सनकी लोग अगर बम गोले चला दें, हमारे ऊपर हर बार आकर चढ़ाई कर दें, चाहे 1971 हो, पहले ही अपना एयरफोर्स का विमान हमारे ऊपर गोले फेंकने भेज दें, 1999 हो, इतने सारे आतंकी हमले हो, तुम उनको टैंक दो, तुम उनके साथ में ट्रेड करो, तुम उनके साथ में स्पेस की रिसर्च करो, रॉकेट साइंस पकड़ाओ उनको, और जब हम अपने लिए कुछ करने लगे तो तुम उसका विरोध करो। किस चेहरे से आकर के तुम हमारे सामने बात कर रहे हो बे? नहीं चलेगा भाई, बातें दोनों हाथों से होती हैं। तुम हमसे अपेक्षा करते हो कि हम तुम्हारे खून के आंसू देखकर रो दें?
दर्द हमें है, तभी तुमको मानवीय सहायता भेजते हैं। तभी कहीं पर भी आज तक खुले मंच पर यह समर्थन भी नहीं दिया कि हम युद्ध का समर्थन करते हैं। हर उस अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया को हमने माना है जिसके लिए सब लोग सहमत हैं। और अगर हमें रोकना ही है ना, तो सबसे पहले जिनके कारण तुम युद्ध में कूदे हो ना, उनसे कहो जाकर के कि वो इस प्रक्रिया को बदलें। यूक्रेन को अगर सहायता देनी ही है तो उनसे कहो कि तेल तो उन्हें ईरान से भी मिल जाएगा, वेनेजुएला से भी मिल जाएगा, अगर रशिया को नीचे दिखाना ही है। अपनी सुविधाओं के लिए यूरोपियन यूनियन पड़ोस की पड़ोस से गैस सस्ता खरीदना चाहता है, इसलिए ईरान और वेनेजुएला को हटा के रखा हुआ है। डिप्लोमेसी करते हैं। तुमको लपेट दिया गया बेटा, तुम अपने हित की बात करो, इंडिया का मन का फेरा मत फेरो। तुमको लगा कि इंडियंस को हम थोड़ा सा इमोशनल कर देंगे तो हो जाएगा कि इंडियंस जो है हो सकता है कल को गिव अवे चैलेंज चला दें कि सस्ता तेल नहीं खरीदना है, महंगा खरीदो। समझदार हैं हम, हल्के में मत लेना। फिलहाल के लिए इतना ही। रेफरल कोड है हमारा अंकित10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथी जिन्होंने यूपीएससी मेंस फिलहाल क्वालिफाई किया है, उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं, विद इन 6 मंथ आपको प्री की तैयारी का बहुत अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। इंडिया के टॉप बेस्ट एजुकेटर्स यूपीएससी के लिए इस समय आपके लिए कोर्स डिजाइन कर रहे हैं। 1 दिसंबर से हमारा प्रीलिम्स ओरिएंटेड एक नया बैच शुरू हुआ है हिंदी मीडियम के लिए 300 घंटे का, जिसका नाम है रफ्तार। और इंग्लिश मीडियम के लिए बैच शुरू हुआ है जिसका नाम है एक्सेलरेट। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं सीसेट की तैयारी करना, मैथ्स रीजनिंग वाला जो पोर्शन आता है सीसेट जीएस के अंदर, यदि आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो दिसंबर 12 से 8,999 रुपए में डेडिकेटेड सीसेट का बैच शुरू हो रहा है। बाय यूजिंग माय रेफरल कोड अंकित10 आप उसे अवेल कर सकते हैं। और साल भर का सब्सक्रिप्शन अगर आप चाहते हैं तो 4,364 रुपए की इजी ईएमआई, जो कि बिना ब्याज के है, बिना किसी कठिन प्रक्रिया के है, 2 घंटे में लोन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, आपको कोर्स उपलब्ध हो जाता है। प्रीलिम्स का कोर्स मात्र 25,000 रुपीज में अवेलेबल है, आप उसे यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से निर्मित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।